अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। 2 माह की मुकम्मल सख्ती के बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हल होती दिखाई दे रही हैं। शहबाज गिल का जमानत पर रिहा होना तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हालात में ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। उनकी रोबकार जारी हो चुकी है और उम्मीद है कि वो जल्द ही एक बार फिर बनी गाला में अपनी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी जानिब खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए अदालत से हौसला अफजा रिमार्क्स सामने आए हैं, क्योंकि खातून जज को धमकी देने के मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि इमरान खान की तकरीर नामुनासिब जरूर, मगर दहशतगर्दी की दफा लगाने के जुमरे में नहीं आती। चीफ जस्टिस ने कहा कि ना आईजी ना तफ्तीशी अफसर इतना कमजोर है कि वो किसी तकरीर से डर जाए। ये नामुनासिब तकरीर हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन इस पर दहशतगर्दी की दफा कैसे लग सकती है। बादजा अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफा लगने या ना लगने से मुतालिक GIT से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली और कहा कि GIT मीटिंग करके पीर तक अदालत को आगाह करे। अदालती रिमार्क्स के बाद लगता यही है कि इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। दूसरी जानिब तौहीन अदालत केस में अब खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे तासुर मिल रहा है कि वो अब अदालत से माफी मांग लेंगे, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि उनके खिलाफ ये केस भी जल्द हतमी अंजाम को पहुंच जाएगा। सियासी और सहाफती हलकों में इमरान खान की बैकडोर राब्तों की भी तस्दीक की जा रही है, जिसके बाद जराए बता रहे हैं कि सितंबर के आखिर तक तहरीक इंसाफ के लिए फजा साजगार हो जाएगी और जल्द इलेक्शन की राह भी हमवार हो सकती है। दूसरी जानिब नून लीग के कैंप में इमरान खान को मिलने वाले रिलीफ से बेचैनी पाई जा रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पहले से एतराज कर रहे हैं कि इदारों ने हमेशा इमरान खान के साथ लाडलों वाला सलूक किया है। आज भी मरियम नवाज ने अदालत के बाहर मीडिया से बात की और इस बात का इजहार किया कि इमरान खान लाडला है। उन्होंने कहा, कह चुकी हूँ कि ये शख्स मुखालिफिन के लिए नहीं, मुल्क के लिए खतरनाक है। अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालिफिन के लिए इससे निमटना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मुहिम के लिए किए जाने वाले जलसे तो ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन अब वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और मीडिया टॉक्स में हुकूमत पर जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। आज भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कौम से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत को मुल्की माशी हालात पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए अपने दौरे हुकूमत और मौजूदा माशी आदाद शुमार बताते हुए हुकूमत से जल्द इलेक्शन का मुतालबा किया और मुतालबा तस्लीम न किए जाने पर लॉन्ग मार्च की धमकी भी दी। अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरहान बढ़ता जाएगा और फिर से मुझे खौफ है कि ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। दूसरी जानिब मुल्क की तमाम सरकर्दा सियासी जमातें हुकूमत में होने के बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का तोड़ करने में नाकाम रही हैं और मुल्क की सियासी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्तलिफ नजरियात की हामिल सियासी जमातें एक लड़ी में पिरोई गई हों। न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसे बदतरीन सियासी हरीफ, बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम जैसी तमाम छोटी बड़ी जमातें हुक्मरान इत्तेहाद के परचम तले जमा हैं। दस्तूर पाकिस्तान के शक 95 के तहत लाई गई अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में बनने वाली ये आईनी हुकूमत दरअसल माजी की गलतियों को भुलाकर, नफरतों और कुदरतों को मिटाकर और सियासी इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर मुल्क को तरक्की की राह पर डालने का एक नादिर मौका भी है। शायद यही वजह है कि सख्त माशी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार डायलॉग और मिसाक मईशत की बात करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़े, अगर वो उस तरफ जेन्युइनली कदम बढ़ाएंगे तो मैं शायद अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से कहता हूँ कि हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए। PTI के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। वी मस्ट हैव ग्रैंड डायलॉग, हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। पैसीते कौम आज हमें अपना मुहासबा करना होगा, इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की जरूरत है। अब ये तो था तस्वीर का एक रुख, मगर दूसरी जानिब आईनी रास्ते से लाई गई अदम एतमाद तहरीक के नतीजे में इक़्तिदार छिन जाने का गम है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात के सीनियर अकाबरीन को दीमक की तरह खाया जा रहा है। वो जमहूरी प्रोसेस पर एतबार और पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करने की बजाय मैं ना मानूं की रविश अपनाए हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सदर मुमलिकत डॉक्टर तहरीक इंसाफ के चंद दीगर रहनुमाओं की नज़र में शहबाज शरीफ हुकूमत यानी 13 जमातों के हुक्मरान इत्तेहाद के पास मैंडेट नहीं है। करके पब्लिक का मैंडेट चोरी किया। अवाम का कॉन्फिडेंस भी उसके ऊपर हो, कौम को भी क्लियर लीडरशिप चाहिए। ये एक नाजायज हुकूमत है और ये नाजायज हुकूमत इसलिए है
कि तहरीक इंसाफ को कौम ने मैंडेट दिया। इस असेंबली की क्या हैसियत है और इस असेंबली के अंदर बैठे हुए जो इस वक्त लोग हैं उनकी क्या मॉरल स्टैंडिंग। हुक्मरान इत्तेहाद के पास मैंडेट ना होने का जवाब तहरीक इंसाफ की जानिब से यह दिया जाता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत सिर्फ 2 वोटों की बरतरी पर कायम है, जबकि हकीकत यह है कि पार्लियामान में हुकूमत बनाने के लिए 342 में से 172 वोट्स दरकार होते हैं, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास मजमूई तौर पर 177 वोट्स हैं। यानी अमली तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद के पास मतलूबा तादाद पूरी है और हुकूमत को मतलूबा मैंडेट हासिल है। अब अगर तहरीक इंसाफ के इस बयानिए को देखा जाए कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है और मैंडेट ना महज 2, 3, 4 या 5 वोटों की बरतरी है, तो इसके जवाब में हम आपको बताते हैं कि किस तरह दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में महज 1, 2, 3 या 4 वोटों की बरतरी से न सिर्फ हुकूमतें वजूद में आती हैं बल्कि ताकतवर वज़राए आज़म और सदूर भी बनते हैं। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है, जहां अपने दौर के ताकतवर तरीन सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश आम इंतखाबात 2004 में पॉपुलर वोट्स में 0.5 के मार्जिन से शिकस्त खा गए, मगर इलेक्टोरल वोट्स में सिर्फ 1 वोट के मार्जिन से अमेरिका के सदर बनने में कामयाब हुए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के वो ताकतवर तरीन सदर थे कि जिनकी क़यादत में 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई का फैसला किया। न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि इराक के खिलाफ भी जंगी महाज खोला। साल 2000 में 1 वोट के मार्जिन से, फकत 1 वोट के मार्जिन से बनने वाले अमेरिकी सदर की हुकूमत न सिर्फ 2004 तक कायम रही बल्कि अमेरिकी अवाम ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर एतमाद करते हुए उन्हें 2004 में एक बार फिर दोबारा अपना सदर मुंतखब किया और यूं जॉर्ज डब्ल्यू बुश उनका इक़्तिदार मुसलसल 8 साल तक कायम रहा। 2016 का सदारती इंतखाब जीतने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो आम इंतखाबात में अपनी मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन से पॉपुलर वोट्स में 2% या 2 के मार्जिन से आप 46% और 2 के मार्जिन से, या दूसरे लफ्जों में इस मार्जिन से बुरी तरह शिकस्त खा गए थे, मगर इलेक्टोरल कॉलेज के 14 वोट बिलाखिर उनके जीत में या बरतरी में फैसला कुन साबित। अमेरिका के बाद अब जरा बरतानवी ऐवान नुमाइंदगान का जिक्र करते हैं, जहां 12 अप्रैल 2010 को बरतानवी आम इंतखाबात के नतीजे में कोई एक जमात सादा अक्सरियत हासिल ना कर पाई। बरतानवी कंजर्वेटिव पार्टी के पास ज्यादा नशिस्तें तो थी, मगर अक्सरियत हासिल करने के लिए 20 नशिस्तें दरकार थी, जिन्हें हासिल करने के लिए लिबरल डेमोक्रेट से इत्तेहाद करना पड़ा। तो यूं कंजर्वेटिव पार्टी के डेविड कैमरून वजीर आजम बने कि जिनका इक़्तिदार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 5 साल पर मुहित रहा। अमेरिका और बरतानिया के बाद बर आज़म ऑस्ट्रेलिया की मिसाल भी आपके सामने रखते हैं, जहां अब इंतखाबात 2016 में ऐवान नुमाइंदगान 150 नशिस्तों में से वज़ारत उज़्मा के लिए दरकार नशिस्तों की तादाद 76 थी, जबकि लेबर पार्टी में मेलकम टर्नमिल के पास सिर्फ 1 वोट की बरतरी यानी कुल 77 वोटों के साथ वज़ारत उज़्मा हासिल करने में वो कामयाब हुए। सिर्फ 1 वोट की बरतरी से हासिल होने वाला ये इक़्तिदार 3 साल तक कायम रहा। कनाडा में इंतहाई कम मार्जिन से बनने वाली हुकूमत या माइनॉरिटी पार्लियामान की हालिया मिसाल 44वीं पार्लियामान है। इसकी हतमी कॉम्पोजिशन का फैसला दिसंबर 2021 में हुआ है कि जहां लेबर पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार जस्टिन ट्रूडो वज़ारत उज़्मा के लिए दरकार हदफ यानी 170 के हिस्से से 12 नशिस्तें पीछे थे, मगर बादज़ा इत्तेहादियों की हमायत से 170 वोटों के मतलूबा हदफ को अबूर करने में कामयाब हुए और ये उस वक्त वज़ारत उज़्मा की नशिस्त पर बराजमान है। डेनमार्क जैसे मुल्क की सियासी तारीख अक़लियती हुकूमतों या माइनॉरिटी पार्लियामान की मिसालों से भरी पड़ी है, जहाँ इलेक्टोरल और पॉपुलर वोट्स के तनासुब को मिलाकर भी कोई एक मेजॉरिटी या अक्सरियती हुकूमत नहीं बन सकी। सन 1900 के बाद बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जहां कोई एक जमात पार्लियामान में अक्सरियती हुकूमत बनाने में नाकाम रही है। अब नॉर्वे की मिसाल आपके सामने रखते हैं, जहां सितंबर 2021 के आम इंतखाबात के नतीजे में जॉन गॉर्स्टो 11 वोटों की बरतरी से नॉर्वे के वजीर आजम मुंतखब हुए। उन्हें वज़ारत उज़्मा के हुसूल के लिए कुल 169 में से 85 वोट दरकार थे, जबकि उनकी हुकूमत के पास सिर्फ 76 वोट मौजूद थे। अक़लियती हुकूमतों की हालिया मिसालों में से एक मिसाल स्लोवाकिया की भी है, जहां 1 अप्रैल 2021 को महज 4 वोटों की बरतरी से एडवर्ड हेगर वजीर आजम मुंतखब हुए। उन्हें वज़ारत उज़्मा के लिए कुल 150 वोटों में से 72 वोट दरकार थे, जबकि उनके पास महज 68 वोट थे। साल 2022 यानी हालिया दौर में ऐसे दर्जनों ममालिक हैं जहां की हुकूमतें महज 1, 2 या 3 वोटों की बरतरी पर कायम है, जिनमें स्टोरियास है, क्रोएशिया है, फ्रांस है, मैड्रिड है, स्पेन है और फिर पाकिस्तान की मिसाल दी जाती है। इसका मतलब यह है, दुनिया भर की मिसालें आपके सामने रखकर यह बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि असल में प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस, वो प्रिवेल करता है। कोई एक शख्स प्रिवेल नहीं करता है, बल्कि डिफरेंट बर-ए-आज़मों के अंदर, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ निज़ाम मौजूद है। कहीं पर सदारती निज़ाम है, कहीं पार्लिमानी निज़ाम है, कहीं इलेक्टोरल और पॉपुलर वोट्स मिलकर तनासुब ये तय करते हैं। तो ये प्रोसेस असल में इंपॉर्टेंट होता है, शख्सियात इंपॉर्टेंट नहीं होती। और अगर आज हमारे प्रोसेस के मुताबिक 172 का फिगर पूरा करके ये इत्तेहादी हुकूमत में है, तो इसका मतलब इनके पास मैंडेट तो है,
तो फिर ये कहना शायद गलत होगा कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। ये क्यों कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और आज भी इमरान खान साहब ने इसी को जवाब बनाकर ये कहा है कि फौरी तौर पर अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज बसूरत दीगर वो सड़कों पर निकल आएंगे या आवाम को कॉल देंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया हमजा साहिबा की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी आपके सामने हमने जो एग्जाम्पल्स रखी हैं उससे ये साबित होता है कि वोट मैटर नहीं करते, वो एक वोट की बर्तरी हो, 2 वोटों की हो या 3 वोटों की बर्तरी हो, प्रोसेस मैटर करता है। और प्रोसेस के तहत तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास मैंडेट है, तो फिर इसका तो कोई जवाब नहीं है कि आप ये कहें कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब, और इतना लंबा आपने इंट्रो दिया। मैं 1 लाइन में आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम 1971 में ये सारा हाल देख चुके हैं। जब 80 सीटों वाले को शेख मुजीबुर रहमान 80 सीटों वालों ने शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत देने से इनकार किया था, तो क्या हुआ था इस मुल्क के अंदर? तो मैं आपको ये बता रही हूँ, हम बार बार क्यों कह रहे हैं अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला, अवाम के मैंडेट के ऊपर अभी भी डाका डाल रहा है। सिर्फ अब इतनी लंबी आपने एक इंट्रो दिया है, मुझे थोड़ा सा मौका। मेरी सारी एग्जांपल्स रेलेवेंट एग्जांपल कोट कीजिएगा प्लीज। जी, तो मैं रेलेवेंट ही दे रही हूँ जो मेरे मुल्क से रेलेवेंट है। मेरे मुल्क से रेलेवेंट ये है कि जब अक़लियत के 80 सीटें थी और अक्सरियत में 200 सीटें वालों को आपने मुल्क से को इक़्तिदार देने से इनकार किया था, इसलिए कि आपकी ख्वाहिशात के ताबे नहीं था ये, तो मुल्क 2 लख्त हुआ था। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, अवाम और पाकिस्तान एक तरफ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये हुकूमत परफॉर्म कर नहीं रही, इस हुकूमत के पास अवाम की पुश्त पनाही है नहीं, अवाम इनके साथ खड़े हैं नहीं, लेकिन ये इक़्तिदार के साथ चिमड़े हुए हैं। लेकिन ये चीज तो पार्लियामान में कॉन्स्टिट्यूशनली आया है, ये कोई गैर आईनी तब्दीली तो नहीं आई पार्लियामान में। मेरी बात सुने, मैं फिर कहूंगा जो शेख मुजीबुर रहमान की एग्जांपल आपने दी है वो तो ओवरथ्रो किया गया, बड़ी बेदर्दी से हुआ और मुल्क 2 लख्त हुआ, लेकिन ये प्रोसेस तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिसके तहत ये हुकूमत चेंज हुई। तो अब भी नहीं, तो उसमें क्या था? उसमें क्या इलेक्शन नहीं हुए थे? क्या इलेक्शन में अवाम ने फैसला नहीं किया था? अब भी हम क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं इलेक्शन में जाएं। हम तो ये कह नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं अवाम में जाएं। मगर आप ये क्यों कह रहे हैं कि जब अभी पार्लियामान की मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई? इंसाफ और पार्लियामान की मुद्दत 5 साल है, 5 साल से पहले कैसे इलेक्शंस में जा सकते हैं? देखें क्यों नहीं जा सकते? ये आप इलेक्शन कमीशन का आइन और कानून के लिहाज से जिस वक्त इलेक्शन का फैसला होगा, दे आर बाउंड के उन्होंने इलेक्शन कराने 90 से 120 दिन के अंदर। अब भी हम यही कह रहे हैं इस हुकूमत के, लेकिन इलेक्शन का फैसला डेमोक्रेटिकली होना चाहिए ना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ईवान से बाहर बैठी हुई है वो तो ये फैसला नहीं करेंगे कि इलेक्शंस होने चाहिए। एक सेकंड नहीं, एक सेकेंड, मेरी एक बात सुने। हम पाकिस्तान की पॉपुलर जमात हैं, हम इनकी तरह अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के नहीं आए, हम अवाम के मैंडेट से आए हैं। आपने फिर मेरी एग्जांपल्स को शायद सुना नहीं। मैंने कहा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश पॉपुलर वोट्स में हार गए थे, डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन से पॉपुलर वोट्स में हारे थे, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स की वजह से वो प्रेसिडेंट्स बने थे। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ना आलिया हमजा साहिबा, हम तो ये डजंट मैटर हाउ पॉपुलर आर यू। एक सेकंड, तो प्रोसेस में जाएं। मेरी एक बात सुने, प्रोसेस से ही तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज आया। प्रोसेस से क्यों घबरा रहे हैं? कल तक तो ये असेंबली इलेजिटिमेट थी, इस असेंबली को खत्म कर देना चाहिए था, ये धांधली ज़दा असेंबली थी। तो आज वही असेंबली उन्हीं लोगों के बकौल लेजिटिमेट कैसे हो गई, और उस असेंबली के एक्सटेंशन भी हो जाने चाहिए थी। अब मुझे आप ये बता दें तब ये क्यों नहीं था? तो उनकी ख्वाहिशात के ऊपर या उनके लाडलापन के ऊपर, मैं एक सेकेंड, उनके लाडलापन के ऊपर जो आपने कहा है ना, मैं जरा आपको बता दूं, पहली दफा इलेक्शन में धांधली साबित हुई। बेनिफिशरी कौन? शरीफ खानदान। पहली दफा मुल्क की तारीख में अदम एतमाद कामयाब हुई। बेनिफिशरी कौन? शरीफ खानदान। वाहिद वजीर आजम जिसकी अक्सरियत नहीं है, कौन? शरीफ खानदान। वाहिद मुजरिम जो जेल से सीधा बैरून मुल्क भेजा गया, शरीफ खानदान। तो कौन है लाडला? जिनके लिए पहली दफा सुप्रीम कोर्ट खुली, वो जिन्होंने जनरल्स के नाम लेकर तनकीद की और रियासती जबर से भी वो महफूज, सुप्रीम कोर्ट क्यों खुली थी? उसमें तो जस्टिस उमर अता बदियाल कह चुके हैं कि उन्होंने जजेस से मुशावरत की थी, जिसके बाद उन्होंने रात 12 बजे आज खुद नोटिस पर पहरा देने के लिए कोर्ट खोली, लेकिन उसके बाद कई दफा आपके पिटीशंस पर कोर्ट खुल चुकी है और ऑपोजिशन फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा करती है। मेरी एक बात सुन, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि इस वक्त अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं तो क्या उनके पास मेजॉरिटी नहीं है? क्या प्रोसेस को वायलेट करके? मैं तो सिर्फ इतना, देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, मैं तो क्या कहूँ कि इस मुल्क
पे किन लोगों को हमने मुसल्लत किया है? वो हवास पाख्ता शख्स जिससे माइक नहीं संभल रहा, जिससे एयर प्लग्स नहीं संभल रहे, वही हमें तो पर्ची वाला दौर याद आ गए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मतलब मीडिया में इश्तिहारात चलाकर, पानियों में खड़ा होकर, तिरछी हैट पहनकर जो इन्होंने तजर्बाकारी का चूरन बेचा था ना, आज सारी दुनिया को पता चल गए कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की किस कदर बेइज्जती हो रही है। अब आपने क्योंकि बात ऐसी की है जो बड़ी लॉजिकल सी है, माइक या एयरपोर्ट्स की बात आप कर रही हैं, तो ऐसी बहुत सारे स्लिप ऑफ टंग्स तो आपसे भी हुए हैं, जापान और जर्मनी और फिर कहां की सरहद कहां से मिल जाती है। स्लिप ऑफ टंग की तो बात ही नहीं हो रही। बात आप खान साहब का लेवल देखें, और अब ये जो चोर लुटेरे मुसल्लत कर दिए, क्या यह जब इंटरनेशनली बैठते हैं तो बाकी हुक्मरानों को ब्रीफिंग नहीं दी जाती होगी कि ये पेंट हाउस पायरेट है, ये वो हैं जिन्होंने जलजिले के अंदर पैसे खाए थे, ये वो हैं जिन्होंने सैलाब के अंदर पैसे खाए थे, तभी तो कैनेडियन फंड रेड क्रॉस इनको पैसे देने को क्या उनको अंदाजा नहीं होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर हैं? क्योंकि इनके पोर्टफोलियो मिनिस्टर के जिस वक्त आप पार्लियामान में मौजूद ही नहीं है, वो जमात जो पार्लियामान के अंदर नहीं है, पार्लियामान से बाहर बैठ के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को का बोरिया बिस्तर गोल करने की बात कर रही है। उनको ये भी पता है कि ये साजिशी वजीर आजम है, उनको ये भी पता है कि मुसल्लत करदा वजीर आजम है जिन्हें अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है, जो अवाम में जाने से डल रहे हैं, जो अवाम से भाग रहे हैं। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आलिया अफजल साहबा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अक्सर ये सवाल पूछता हूँ, क्या शहबाज शरीफ साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करके नहीं आए? क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर नहीं आए असेंबली के अंदर? जो भी ईवान में आता है क्या वो डायरेक्टली आ जाता है? ऑल्दो आप तो रिजर्व सीट के ऊपर आई थी, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं। एक सेकंड, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, मुझे उसका भी जवाब दे दें। क्या शहबाज शरीफ वो नहीं है जिन पे 25 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है, 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है, और जब भी उन पे फर्द जुर्म आयद होने लगता है तो कभी उनकी कमर में दर्द हो जाता है, कभी जो है वो केसेस तो आपके भी बहुत सारे लोगों पर, कोविड के टेस्ट आपके कैबिनेट में बैठे हुए लोगों के ऊपर बहुत सारे केसेस थे। हमारे केसेस एक सेकंड यही आपके तो कैबिनेट में बैठे हुए वफाकी वज़रा के ऊपर केसेस के मुकदमे बनाए, जिस पर आज अदालत ये कह दे कि खान साहब की तकरीर में तो दहशतगर्दी का जिक्र हो ही नहीं सकता, उसको एसोसिएट ही नहीं किया जा सकता दहशतगर्दी से। आप खान साहब का केस खराब ना कीजिएगा, मेरा मशवरा आपको ये है, क्योंकि मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, ऐसे खान साहब के केस को खराब करेंगे आप इस पे बात करके। नहीं, मैं कैसी बात करें, मैं तो वो जो आज अदालत के कमेंट से मैं तो वो बता रही हूं, मैटर इज ऑलरेडी बीइंग सब जुडिस इन द कोर्ट ना, तो अदालत से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा ख्याल अच्छा ही फैसला होगा आज के रिमार्क्स को देख के तो लगता है। अदालत से बहुत अच्छा फैसला होगा, और अदालत जो बात करी है वो ये कह रही है कि खान साहब दहशतगर्द बिल्कुल नहीं है, और खान साहब को दहशतगर्दी के मुकदमे फंसा के जो मुल्क की आप लोगों ने नेकनामी की है इस हुकूमत ने, वो भी सबके सामने है। और वो ये भी बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के लिहाज से दहशतगर्द कौन होता है उसकी डेफिनेशन भी डिक्लेयर अच्छा, इस पॉइंट पे मैं आपके साथ हूं आलिया हमजा साहबा, ये सियासी लोगों पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात का इंदराज नहीं होना चाहिए। अगर आपके खिलाफ हो रहा है तो भी गलत है, मैं कंडेम करता हूं इसको। अगर आपने किसी के खिलाफ किया था अपने दौर में तो वो भी मैं उसको भी कंडेम करता हूं, लेकिन मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है ना। आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाए, घर चली जाए और आपको इक़्तिदार में ले आया जाए। जी, मैं बात तो कर रहा हूँ, मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा, हम ये तो कह ही नहीं रहे कि कोई डिक्टेटरशिप है, हम तो कह रहे हैं अवाम में जाएं, 22 करोड़ अवाम फैसला करें, उनके नुमाइंदे ये कौन है, उन्होंने खान साहब को लेकर आना है, उन्होंने PDM को लेकर आना है। 27 जुलाई को अवाम ऑलरेडी इनको मुस्तरद कर चुकी है, और उसके बाद आपने देखा कराची का इलेक्शन ले लें, आप जो मर्जी इलेक्शन ले लें, आप ले लें, और अब हो क्या रहा है आपको भी देख रहे हैं कि बाई इलेक्शन से भाग रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि ओवरथ्रो करें किसी को भी, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं अवाम में जाएं। तो अवाम में जाने का वक्त तो इंतखाबात 2023 में होगा ना आलिया साहबा। ये जो देखिए आइन और कानून के लिहाज से हम पाकिस्तानी इस मुल्क के मालिको मुख्तार हैं, हम पाकिस्तानी। ये बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं आइन और कानून की बात करके। आइन और कानून ये कहता है कि जो भी पार्लियामान आती है इलेक्ट होती है वो उसकी मुद्दत 5 साल होती है, और 5 साल मुद्दत 2023 में मुकम्मल हो रही है। आइन और कानून देखिए जी, मेरी एक बात सुन लें, आइन और कानून हमें ये बताता है कि हमारा हक है कि हम इलेक्शन की डिमांड करें, और हम इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। हम ना 25 मई की तरह
रियासती दहशत गर्दी करेंगे जो ये लोग कर रहे हैं, ना हम सबसे मकबूल लीडर की जो तकरीर है उसका ब्लैकआउट करेंगे, ना हम सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगाएंगे, ना हम चैनल्स को बंद करेंगे। हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। हमने तो ये कहा है कि अवाम में जाएं, अवाम फैसला करें। हम ये तो कह ही नहीं रहे, तो फिर ये अवाम से क्यों घबरा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इनके पास अवाम का मैंडेट ना कल था और आगे भी इन्हें पता है कि ये इलेक्शन में जाएंगे तो इनको कोई इनकी जमानतें इनके हलकों से जब्त होंगी। ये मैंडेट वाले सवाल का तो आप तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सकी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इनके पास मैंडेट नहीं है। सिर्फ एक सेकेंड, जब ऐसा वजीर आजम जिसको जो सिलेक्टेड हो, जो इम्पोर्टेड हो, जो मुसल्लत करदा हो, दुनिया उसको किस नजर से देखेगी? अच्छा चलिए मैं लास्टली आपको ये बता दूं, जाकर जो जोकरों वाली हरकतें करेगा, अमेरिकी साजिश का तो बयानिया आपको आपने पता है। बनाकर इस हुकूमत को इम्पोर्टेड कहा था ना, मैं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि आज आप तो अमेरिकी सफ़ीरों से मिल रहे हैं, या आपकी जो पीटीआई डीसी है वो काफ़ी कोशिशें कर रही है वाशिंगटन के अंदर, लेकिन आज ही शंघाई ताउन तंजीम की साइडलाइंस पे पुतिन के साथ शहबाज शरीफ साहब की बतौर प्राइम मिनिस्टर मुलाकात हुई है। तो अगर वाकई इंक्लिनेशन बहुत अमेरिका की तरफ होता और आपके मुताबिक तो आप पुतिन से मुलाकात की वजह से आप पर वो नज़ला गिरा है, तो आज शहबाज शरीफ साहब पुतिन से तो ना मिलते। देखिए मेरी एक बात सुन ले, जो शहबाज शरीफ साहब मिले हैं और जो विजुअल्स आए हैं, मैं काफ़ी देर से उन्हीं विजुअल्स के ऊपर बात कर रही थी कि किस तरह के हवास बाख्ता शख्स को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, जिससे अपना आप तो संभल नहीं रहा, वो हमारे मुल्क को कहाँ से संभालेगा? इस जोकर को वो तिरछी टोपी पहनाकर जो पानियों में खड़ा करके जो फोटोशूट करता था, जो मुल्क के प्रीमियर के अगेंस्ट आप दे रहे हैं। जी बिल्कुल हो, उसके ऑप्टिक्स अलग थे। जी बिल्कुल, मेरे रिमार्क्स आपको लगेंगे, बट मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे वो वैसे ही लगते हैं। अगर तजर्बाकारी की इमरान खान साहब के मुतालिक ऐसे रिमार्क्स देगा तो मैं उसको भी रोकूंगा। क्या है देखिए जी, एक सेकेंड, इमरान खान साहब का ऐसे जोकरों के साथ आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। इमरान खान एक इंटरनेशनल लेवल के लीडर है, ये गली मोहल्ले के काउंसलर के लेवल के भी लीडर नहीं है। इनका काम था नाले हमजा साहिबा, इस वक्त तो इमरान खान साहब को स्टेक होल्डर भी नहीं है, इस वक्त तो ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये बात कर रही हैं। एक सेकेंड, इनका कहा, एक सेकेंड, इनको कहा पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया इमरान खान से। ये क्या मुकाबला करेंगे? इमरान खान आसमान, ये जमीन इमरान खान की। Who is इमरान खान at the moment? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान साहब इस वक्त कौन है? और खान साहब का देखे, ये कैसी बात है? एक इंटरनेशनल पार्लिमानी स्टेटस, पार्लिमानी पोजीशन इमरान खान की क्या है इस वक्त? पाकिस्तान का जहां भी जाते थे इज्जत और तकरीम का, पाकिस्तान का इमेज बुलंद होता था। ये जोकर जहां भी जाते हैं पाकिस्तान की इंसल्ट करा कर आते हैं। जिस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहब मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर मायूस किया है। मिफ्ता इस्माइल के दर पर आम आदमी का मुकदमा लेकर हाजिर होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक साहबा हमारे साथ मौजूद थी। अगर अब भी कोई ये समझता है कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास मैंडेट मौजूद नहीं है, तो आलिया हमजा साहबा की वसातत से सभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन के लिए ये एक फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में जो कुल वोट हासिल किए थे, यानी उनके जो MNAs वोट लेकर ऐवान में पहुंचे थे नेशनल असम्बली में, उनके कुल वोटों की तादाद 1,69,03,702 है। ये फिगर आपके सामने है, 1,69,03,702। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी हुक्मरान इत्तेहाद की 13 जमातों की अगर सिर्फ 2 जमातों को शामिल कर लिया जाए तो इनके कुल वोटों की तादाद 1,98,58,945 बनती है। यानी सिर्फ 2 जमातों की मजमूई वोट पाकिस्तान तहरीक का ही ज़्यादा है। और अगर अब भी कोई ये कहता है हुक्मरान इत्तेहाद के पास मैंडेट नहीं है, तो शायद उसकी नज़र का धोखा है, या फिर वो समझ नहीं चाहता है। अब ये फैसला मुश्किल होता जा रहा है कि हुक्मरान इमरान खान ज़्यादा नाकाम है या फिर इत्तेहादी हुकूमत, लेकिन ये तय है कि इमरान खान से तहरीक नहीं चल रही है और इत्तेहादी हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही है। इस वक्त दोनों नाकाम दिखाई दे रहा है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब सनतकार हैं और सनतकारों को रुपए की डिवैल्यूएशन से हमेशा फ़ायदा होता है। शायद इसीलिए डॉलर कंट्रोल ना कर सके, या उन्होंने मुल्क में जानबूझकर मौशी इमरजेंसी भी पैदा कर दी ताकि इन्हें फौरी तौर पर ना हटाया जा सके। मिफ्ता इस्माइल इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अपनी जमात में भी एक मुतनाज़ शख्सियत बन चुके हैं।
ऐसा लगता है कि वो अपनी जमात के एक हिस्से के लिए पंचिंग बैग बने हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर मिफ्ता इस्माइल के मुखालिफ धड़े की नज़र में मिफ्ता इस्माइल ने जिस IMF प्रोग्राम में मुल्क को दोबारा शामिल किया है और उस वक्त वो जिस किस्म के मुश्किल फैसले कर रहा है वो इतने गलत हैं कि अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की सख्त नाराज़गी का बायस बन सकते हैं। इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट मुस्लिम लीग नून को अदा करना पड़ेगी। अब मिफ्ता इस्माइल की नज़र में अब वो गैर मामूली शख्सियत है। ये बड़े बड़े जालिमाना फैसले हंसते हंसते कर जाते हैं और ये हकीकत भी है क्योंकि वज़ीर ख़जाना साहब पेट्रोल बढ़ाने के लिए की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं देते हैं, कभी आवाम को हंसते हंसते बिजली के फी यूनिट कीमत में भारी भरकम इजाफे की नवीद ऐसे सुनाते हैं कि जैसे कोई बड़ा इशू है ही नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। मेरी बच्ची couldn't comprehend the age of 8 कि वो फ़कीर की बेटी और मेरी बेटी में वही फ़र्क था कि वो किसी फ़कीर के घर में पैदा हुई थी और मेरी बेटी सेठ के घर में पैदा हुई थी। और आज हम जो यहाँ बैठे हैं अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। वी सिट हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, otherwise any one of us could have been there. इंशाल्लाह जी पूरी कौम साथ है, अल्लाह क्या करेगा। नेशनल लॉस इंशाल्लाह सबने मिलकर ही पूरा करना है और कर भी रहे हैं। Thank you. मिफ्ता इस्माइल साहब रो रहे हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में बैठे हुए लोग मिफ्ता इस्माइल साहब को थपक कर उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी जिसके ऊपर तमाम बिल बिजलियाँ बनकर गिर रहे हैं, जो आटे की कीमत आसमान से बातें कर रही है, वो उसकी दस्तरस में नहीं है, वो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, उसको दिलासा कौन देगा। मिफ्ता इस्माइल के बारे में ख्याल किया जाता है कि उन्होंने अपने दोनों अदवार में मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आज भी मिफ्ता इस्माइल नून लीग की मकबूलियत को ताबूत बनाकर इसमें कील ठोकते चले जा रहे हैं और उम्मीद है कि मिफ्ता इस्माइल अपनी जेद मुसलसल नून लीग को इलेक्शन के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ये 2018 में 1 माह 4 दिन के लिए वज़ीर ख़जाना बनाए गए थे और उन्होंने इस ज़माने में भी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। पाकिस्तान FATF में भी फंस गया था, IMF के शिकंजे में भी आ गया था और डॉलर भी पहली दफ़ा उन्हीं के दौर में बेलगाम हुआ। पार्टी ने उन्हें मई 2019 में सिंध का जनरल सेक्रेटरी बनाया था और उन्होंने चंद माह में पूरे सिंध से पार्टी की तमाम जड़ें साफ कर दी थी। अब भी जब से मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना बने हैं, पार्टी को उनके फैसलों का दफा करना मुश्किल पड़ता जा रहा है। इसीलिए तो आज फिर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज फिर मुश्किल फैसलों के नाम पर आवाम को भेजे जाने वाले बिजली के बिलों की हिमायत से साफ इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, कोर्ट के बाद मीडिया से बात की, क्या कह रही थी, तरह उसकी एक झलक आपके साथ है। बड़ी कैटेगोरिकली कही है और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब कोई भी तेल की बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ऑन नहीं करती। इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूंगी और मैं ये कहूंगी कि खुदारा इस चीज पे तवज्जो दें और अवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं। लोगों को जितनी उनकी तनख्वाह है उतना उससे ज्यादा उनको बिल आया है। जब मरियम नवाज साहिबा हुकूमत से ये कह रही हैं तो यकीनन मिफ्ता इस्माइल साहब से ये कह रही होंगी जो वज़ीर ख़जाना है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब जब भी टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, आवाम को यकीन हो जाता है कि मौसूफ कोई ना कोई बड़ी खबर सुनाने या मुश्किल फैसलों के नाम पर महंगाई का सबब बनने वाला कोई नया बम गिराने आए हैं। अगर मिफ्ता इस्माइल रात गए किसी भी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें लेकिन आवाम फौरी से पेट्रोल पंप्स की तरफ दौड़ लगा देती है, जैसे उनको यकीन हो कि उनके वज़ीर ख़जाना सिवाय पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के कोई और ऐलान नहीं करने वाले। और इस बात का अंदाज़ा खुद जनाब वज़ीर ख़जाना को भी है। कई बार आवाम से दरख्वास्त की है कि उन्हें देखते ही पेट्रोल पंप्स पर रश न लगाया करें। हुकूमत का पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, तो आज आप कोई एयरपोर्ट पे बाहर जाके लाइनें ना लगाएं पेट्रोल पंप पे डीजल की और पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ रही ना। मैं दोपहर से बता रहा हूँ ताकि लोग गर्मी में जाके लाइनें ना लगाएं। मुल्की हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि जो दोस्त मुल्क हमें अपनी आँख का तारा समझते थे और आलमी नौइयत के अहम फैसलों से कबल दुनिया की वाहिद जो एटमी पावर है उसकी तरफ देखते थे, आज हमसे नजरें चुरा रहे हैं। दोस्त ममालिक और आलमी इदारे हमें कर्ज देने से कतराते हैं, जैसे उनको मालूम होगा कि पाकिस्तान कर्ज तो लेता है लेकिन वापस कभी नहीं करता। कल वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक बार फिर एतराफ़ किया कि आज किसी दोस्त मुल्क के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मांगने आए हैं। साथ ही उन्होंने IMF पैकेज के हवाले से बात करते हुए कहा कि IMF के साथ एक मुआहिदा हुआ था, इसके पास गई, IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया, नाक से लकीरें निकलवाई। अब पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि अब बैरूनी कर्ज के बगैर जीना तो दरकिनार सांस लेने तक मुहाल हो चुका है।
वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब और इत्तेहादी हुकूमत के तमाम तर मुश्किल फैसलों के बावजूद 5 माह में ना तो महंगाई कम हो चुकी है और ना ही डॉलर की बढ़ती कीमतों को लगाम डाली जा सकी है। महंगाई से सताई अवाम अब सड़कों पर निकल रही है, लेकिन भारी बिलों और अशियाए खुरोनोश पर दुहाई दे रही है। शहबाज स्पीड हुकूमत को सलावातें भी सुनाई जा रही है, लेकिन मजाल है कि वजीर खजाना समेत किसी भी हुकूमती ओहदेदार के कान पर जू उतर रही है। हर चीज महंगी है, कोई चीज लेके खा नहीं सकते हम लोग। शहबाज शरीफ क्या फैक्ट्री खोली हुई है, क्या कारखाना खोला हुआ है, 36,000 आया है और इसके बारे में सोचो शहबाज शरीफ। कमरे में ना एसी है ना फ्रिज है, सिर्फ मैं पंखा चलाती हूँ, लाइट चलाती हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं ये 19,000 का बिल कहाँ से जमा कराऊँ। अवाम के शदीद गम और गुस्से के बावजूद हुकूमत होश के नाखुन नहीं ले रही, खुद ही अपने सियासत के ताबूत में कील पर कील ठोक रही है। हुकूमत ने पेट्रोल बिजली के बाद अब घरेलू गैस की कीमतें में भी 3 गुना तक इजाफा करने की ठान ली है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने हाल ही में गैस की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत की है, जिसके मुताबिक स्लैब 2 के सारिफीन के लिए गैस टैरिफ में 43% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि स्लैब 4 में आने वाले सारिफीन को 26%, स्लैब 5 के सारिफीन को 151% और स्लैब 6 के सारिफीन के लिए 353% इजाफा तजवीज़ किया गया है। अवाम महंगाई की चक्की में मुकम्मल तौर पर पिसी हुई है, लेकिन हुक्मरान उनकी हालत पर तरस खाने की बजाय मुसलसल महंगाई का बाइस बनने वाले फैसले करते जा रहे हैं। हुकूमत के सख्त फैसलों की रफ्तार यही रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जब अवाम के सबर का पैमाना लबरेज होगा और उनके हाथ हुक्मरानों के गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इल साहब तवज्जो कीजिए, क्योंकि लोग आपको पुकार रहे हैं और अगर यही कुछ होता रहा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मिफ्ता इस्माइल यकीनन खतरनाक साबित होंगे। इमरान खान खतरनाक होते या नहीं होते, मिफ्ता इस्माइल ज़रूर खतरनाक हो जाएंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे शहर कायद का रुख करेंगे। शहर कायद में गिरने वाली लाशों के लवाहिकीन कौन है और इनको इंसाफ करेगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। कल एक लापता शहरी अदालती हुक्म के बाद 24 घंटों में बाजियाब होकर अदालत पहुंचा दिया गया, मगर दीगर लापता अफराद जिनके लवाहिकीन इस खबर पर थोड़ा मुतमईन हुए थे कि उनका इत्मीनान आर्जी साबित हुआ है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद एक और खबर ने उनके दिलों में बैठे डर को मजीद बढ़ा दिया है। कल सांगड़ में सड़क किनारे से एक लाश मिली, जिसका बाद में पता चला कि ये लाश 6 साल कबल लापता होने वाले MQM के कारकुन इरफान बसारत की लाश थी। इरफान बसारत को 6 साल कबल कराची के इलाके PIB कॉलोनी में वाक़ घर से गिरफ्तार किया गया था। MQM के मुताबिक इरफान बसारत जबरी गुमशुदगी का शिकार थे। मुतवफ़ी MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सलाहुद्दीन के बहनोई थे, जो 2018 में हैदराबाद से मुंतखब हुए थे। MNA सलाहुद्दीन ने इरफान बसारत की गुमशुदगी का मामला कौमी असम्बली में उठाया था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका था। सांगड़ में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लापता कारकुन की लाश मिलने के एक रोज़ बाद कराची से ताल्लुक़ रखने वाले बरसों कबल लापता मज़ीद 3 शहरियों की सूबे के मुख्तलिफ शहरों से लाशें बरामद हुई हैं। इन 3 लाशों में से 2 का ताल्लुक MQM और तीसरे का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच से बताया जा रहा है। 2016 से लापता MQM के कारकुन आबिद अब्बासी की लाश नवाब शाह में सड़क के किनारे से मिली। अप्रैल 2017 से लापता एक और कारकुन वसीम अख्तर उर्फ राजू की लाश मीरपुर खास शुगर मिल के करीब सड़क किनारे से मिली। मुतवफ़ी का ताल्लुक MQM के शाह फैसल कॉलोनी यूनिट से था। तीसरे वाक़े में उमरकोट बाईपास के करीब जमा होने वाले बारिश के पानी से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश निकाली गई, जिसकी शनाख्त सुहेल हसन मकरानी उर्फ सनी के नाम से हुई है। MQM की जानिब से अपने लापता कारकुनान की लाश मिलने पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। इसे मावराए अदालत कत्ल करार दिया जा रहा है। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर फैसल सब्ज़वारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये 3 लाशें सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। कल से लेकर आज तक जुल्म हुआ है, ये जुल्म माजी करीब में नहीं हुआ, ये जुल्म सवालिया निशान है सूबाई हुकूमत पर। बावजूद इसके कि मैं वफाकी वजीर हूँ, ये मुझे कहने में कोई आर नहीं कि वफाकी हुकूमत और उसकी संजीदगी पर सवालिया निशान। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लापता कारकुनान की लाशें मिलने पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर की सरबराही में राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। MQM रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अयाज सादिक ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक से मुलाकात की और MQM के 3 कारकुनान की लाशें बरामद होने पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए MQM पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के ताउन से कत्ल में मुलव्वस मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए आज़ादाना तहकीकात कराएगी। 4 लापता अफराद जिनकी लाशें मिली हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक वो कत्ल समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस थे। SSP सिटी कराची शब्बीर अहमद के मुताबिक MQM पाकिस्तान के लापता कारकुन आबिद अब्बासी के खिलाफ
नेपियर पुलिस स्टेशन में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि सुहेल हसन के खिलाफ 10 मुकदमा दर्ज हैं और इसे इश्तिहारी करार दिया गया था। जबकि आबिद अब्बासी के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी एक जाना पहचाना किरदार था जो मुबैना तौर पर उज़ैर बलोच के मुखालिफ गैंग का सपोर्टर था। मुल्क में लापता अफराद का मामला इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। कई अशरों से ये मामला मुल्क की अदलिया, हुकूमत और इदारों के लिए चैलेंज बन गया है। अभी तक इस संगीन मामले का कोई हल तलाश नहीं किया जा सका, लेकिन ये के कारकुनान की लाशें मिलना यकीनन MQM के लिए भी टेस्ट केस है, क्योंकि MQM इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई है और कारकुनान यकीनन MQM के लीडरान की जानिब देख रहे होंगे कि आप हुकूमत में हैं, अब आप क्या करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सियासत में मज़हब का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मज़हब कार्ड हल करना किस तरह जो शिद्दत पसंदी उसको फ़रोग़ दे रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। इस्लाम की बुनियादी चीजों पर जो वार किया जा रहा है, कादियानियत को परवान चढ़ाया जा रहा है। नया पाकिस्तान जब इसने बनाया तो क्या कराची में कादियानियों का हर यूनिट मुतहर्रक नहीं हुआ था? क्या ये महज इत्तेफाक था? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब को आपने सुना, कहते हैं कि सियासत का कोई मजहब नहीं होता। इस पर तमाम दुनिया का इत्तफाक हो सकता है, लेकिन ये कहना कि मजहब की कोई सियासत नहीं होती, इस पर दुनिया का कोई फर्द भी इत्तफाक नहीं रखेगा। मजहब का लिबादा इक़्तिदार की हवस का बेहतरीन भेस है। ये पहला मौका नहीं है कि मुल्क में कोई मजहबी कार्ड खेला गया हो। दरहकीकत जब भी मुल्क में सियासी महाज गर्म होता है तो सियासी हरीफों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ किसी न किसी कार्ड के इस्तेमाल की बाज़गश शुरू हो जाती है। कोई मजहब कार्ड इस्तेमाल करता है, कोई गद्दारी कार्ड, कभी करप्शन कार्ड मौसर होता है, तो कभी पंजाब या सिंध कार्ड। इस बार मुस्लिम लीग नून की जानिब से मजहब कार्ड खेलने की कोशिश हुई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये वो मुस्लिम लीग नून है जो खुद इस कार्ड का निशाना रही है। ऐसर इकबाल जैसे सीनियर रहनुमा ने इस मजहब कार्ड की पादाश में गोली खा रखी है, इसीलिए तो उन्होंने सबसे पहले जावेद लतीफ़ की जानिब से दिए गए इस बयान की भरपूर मजम्मत की। आज मरियम नवाज ने भी सियासत में मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की मजम्मत की और कहा कि मजहब एक इंतहाई मुकद्दस चीज़ है, इसको अपनी ज़ाती सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो क्या कह रही थी, जरा उसकी झलक आपके सामने आना चाहिए और इसको काइंडली मजहब कार्ड में छुपाने का मौका ना दें। लेकिन वो आपका ज़ाती फेल नहीं रहता जब आप जलसे के सामने खड़े होकर आप ये कहते हैं कि नून लीग को वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि मजहब कार्ड सियासत में इस्तेमाल जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अवामी और हरदिल अजीज़ लीडर और जनरल ज़िया जैसे सख्त गिर आमिर तक को बचा नहीं सका, तो आज इस कच्चे धागे से उम्मीदें जोड़कर क्या कामयाबी हासिल कर ली जाएगी। पाकिस्तान पहले ही माजी में सियासत और इक़्तिदार के लिए मजहब के इस्तेमाल के इंतहाई खतरनाक नताइज भुगत चुका है। अब ज़रूरत सब्र की है कि इन रुझानात की ना सिर्फ हौसला शिकनी हो बल्कि बैक़ भी की जाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल।